बरसात का मौसम अब शुरू हो चुका था। पतझड़ की बारिश ने बाहर दस्तक दी थी। रातें सर्द होते जा रही थी। अदिति भी कभी खिल रही थी तो कभी मुरझा रही थी। उसने अब मुस्कुराने में जैसे महारत हासिल की थी। वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करती थी कि जिस पे कोई भी उस पे शक करे। अदिति, तुम्हारा संयम और धीरज ही हम दोनों को इन सब से बाहर लाएगा। ये बोलने वाला राघव भी अब उदास होने लगा था। उन दोनों के मन की घुटन सिर्फ वो दोनों ही जानते थे और उनके कमरे की वो 4 दीवारें। यौवन से भरे वो दोनों जीव रात रात भर तड़पते थे। बारिश का मौसम होने के बावजूद भी दोनों भी अंदर ही अंदर सूख रहे थे। सावन का महीना भी अभी समाप्ति की ओर था। साल का ये एक ही महीना ऐसा होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा त्योहार होते हैं और उसी बहाने लोगों का भी घर पे आना जाना लगा रहता है। इस साल के त्योहार भी सबरवाल परिवार ने राघव की शादी की खुशी में बड़े धूमधाम से मनाए थे। स्पेशली श्री कृष्ण जन्माष्टमी का माहौल थोड़ा सब त्योहारों से अलग होता है। उस फंक्शन में आने वाली सभी औरतें बोल रही थी, निर्मला जी, लगता है अगले साल तक आप अपने पोते का मुंह हमें जरूर दिखाएगी। और वो लोग आदिति को भी छेड़ते थे। सच क्या है वो सिर्फ आदिति को ही पता था। देखते ही देखते सर्दियों ने भी दस्तक दे दी। दिसंबर का मन था वो। आदिति, 4 महीनों के लिए मैं जर्मनी जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दोनों साथ में यूरोप घूम लेंगे। नहीं, आप जाओ, आदिति उदास होके बोलती है। क्यों, घर को छोड़ना नहीं चाहती? क्या प्रॉब्लम है चलने में? तुम्हारे बहाने मैं भी घूम लूंगा, राघव उसे बोलता है। राघव, यूरोप प्यार का प्रतीक है। वहाँ सब शादी के बाद घूमना पसंद करते हैं। जानती हूँ हमारी भी नई शादी हुई है, लेकिन सच क्या है वो आपको भी पता है। वहाँ की डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, वेनिस जैसे प्लेसेस को देखकर मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा सपना था यूरोप घूमने का। वेनिस के वो महलों में बैठकर मैं अपने साथी के साथ गाना गाना चाहती थी। आल्प्स की वो दिव्य भव्यता मेरे दिल को छू जाएगी। स्विट्जरलैंड की वो हरी भरी वादियाँ मेरे सपनों को फिर से जगा देगी। नहीं, मैं नहीं आना चाहती आपके साथ। यहीं रह लूंगी माँ पापा के साथ। आप प्लीज हो आओ। देखिए, मैं भी अपना मन मार रही हूँ, अपने इमोशंस को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पे आके फिर से वही इमोशंस जाग उठेंगे। दोनों को फिर से तकलीफ होगी। इससे अच्छा मैं यही रह लेती हूँ। और रही बात इमोशनल सपोर्ट की, वो तो मेरा आपके साथ हमेशा से है ही, और वो आपको भी अच्छे से पता है। आप बस आपका अच्छे से ख्याल रखना। आदिति की ये सब बातें सुनकर राघव सच में बहुत अपसेट होता है। दूसरे दिन से ही राघव ने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। राघव के जर्मनी जाने की बात सुनते ही नंदिनी दीदी मायके आई थी। उन्होंने अपने साथ इतनी बड़ी लंबी लिस्ट लेकर आई थी और उसने वो राघव के हाथ में थमाते हुए बोलती है कि इसमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और आदिति, तू क्यों नहीं जा रही है राघव के साथ? कोई पागल लड़की ही होगी जो ऐसी ट्रिप को मना कर देगी। नंदिनी ने एकदम से आदिति को डांटते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं यहीं पे इंटीरियर डिज़ाइन की क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ और वो मेरे क्लासेस कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। हे राम, क्या करूँ मैं इन मिडिल क्लास लोगों का? हाई सोसाइटी में एंटर होने के बाद भी इनके वही चीप स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने हैं। क्या करूँ मैं इस लड़की का? और नंदिनी वहाँ से चले जाती है। अदिति को नंदिनी दी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसको बहुत गुस्सा आता है इस बात का, लेकिन उससे कौन ही जीत सकता है भला? इंसान के स्वभाव का कोई इलाज हो सकता है?
इतने में फिर से वो आदिति के कमरे में एंटर करती है और बोलती है, सुनो, क्लासेस वासेस ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ चलो दिल्ली। वहाँ आगरा, फतेहपुर सिकरी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है, एटलीस्ट वो तो तुम देख सकती हो ना। मम्मी, आदिति का भी सामान पैक करवा दो, वो मेरे साथ जा रही है दिल्ली। आदिति की जॉब का इंतज़ार किए बिना ही वो माँ को ऑर्डर देकर चले भी जाती है। सच में कितनी घमंडी है ये, मेहमानों को कोई ऐसे इनवाइट करता है। आदिति, सच में तुम्हें जाना चाहिए नंदिनी दीदी के घर। उनका घर बहुत बड़ा है, हमसे भी बहुत अच्छा है, और वहाँ सच में तुम्हें अच्छा लगेगा और मैं भी चैन से आगे जा पाऊंगा। प्लीज़ आदिति, हो आओ तुम वहाँ पे, राघव उसे बोलता है। और हाँ, शौर्य भी तो है वहाँ, तुम्हारा अच्छा एंटरटेन होगा, क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है, तुम्हें अच्छे से एंटरटेन करेगा। वो तुम्हें हर जगह दिखाएगा, घुमाएगा। आदिति के पास हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वो नंदिनी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो तीनों भी साथ में ही निकलते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि राघव की फ्लाइट भी तो दिल्ली से ही थी, इसीलिए तीनों भी एक साथ ही घर से निकलते हैं। दोनों के रास्ते दिल्ली से अलग होने वाले थे। घर से निकलते टाइम से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक दोनों भी बेचैन थे। आदिति सोच रही थी कि मैंने नंदिनी दी के पास जाने के लिए हाँ कह के सही तो किया है ना, और राघव सोच रहा था नंदिनी दी के पास जाने से आदिति खुश तो होगी ना। नंदिनी वैसे भी बहुत खड़ूस है और घमंडी भी है, उनसे बात करने की थोड़ी भी तमीज़ नहीं है, ताट से किसी को भी बोलती है, उसमें सामने वाले का दिल दुखता है। और राघव ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से सोच रहा था, आदिति वैसे भी पहले से ही दुखी है, इमोशनली डैमेज्ड है, शायद वो और परेशान हो जाएगी। अदिति, अभी भी तुम सोच लो, तुम अभी भी मेरे साथ चल सकती हो यूरोप, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगा। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। प्लीज़ तुम फिर से एक बार सोच लो, राघव आदिति को बोलता है। आदिति, मैं जानता हूँ कि तुम ऑलरेडी दुखी हो, सब कुछ तुम्हारे लिए अनएक्सेप्टेड था, लेकिन तुम फिर वही गलती कर रही हो। तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हो, समझ के भी ना समझ बनना चाहती हो। तुम्हें कुछ चीज़ों को सच में समझना चाहिए, और वो भी दिल से। ओह, सच में राघव? सच में मैं आपको नहीं समझती? आदिति ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। मुझे और क्या क्या समझना चाहिए ये बता सकते हैं आप? और अभी लास्ट होगा, जो भी है, सच का ये सिलसिला अब यही खत्म होना चाहिए। पता है राघव आपको, एक ऐसा सत्य जिसे अपने चेहरे के पीछे छुपाकर, एक फेक मास्क चेहरे पे लगाकर इस समाज और सोसाइटी में रह पाना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। क्या ये मैं समझ के नहीं ले रही? सबरवाल्स की बहू जिसने अभी तक कोई मर्यादा नहीं लांघी है, ये मैंने समझ के नहीं लिया। और आप कितनी उम्मीद रखोगे राघव मुझसे, एक 25 साल की लड़की से जिसको खिलने से पहले ही आपने काट दिया? ऐसा नहीं है आदिति, राघव समझदारी के स्वर में कहता है। मैं जानता हूँ तुम बहुत सह रही हो, लेकिन ये एहसान जताने वाली बातें मत करो। तुम नहीं जानती ये सब बोलकर तुम मुझे कितना हर्ट कर रही हो। मैंने तुम्हें पहले ही इन सब का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ था। मैंने तुम्हारा रास्ता कश्मीर में ही आज़ाद किया था। मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है। तुम्हें माँ पापा को मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम यूँ ऐसे उदासी भरी जिंदगी मत जियो। जो भी रहो, जैसे भी रहो, खुशी से रहो, मुस्कुराती रहो। तुम्हें ऐसे अपसेट देखकर मेरा भी दिल टूट जाता है। आगे जाने का मन नहीं हो रहा है।
राघव, सच में मैं नहीं हूँ अपसेट, ट्रस्ट मी, मैंने सच को एक्सेप्ट किया है। लेकिन आप जानते हो ना चाहते हुए भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगता है और मैं अपसेट हो जाती हूँ। और हाँ राघव, हर चीज़ उसी से रिलेटेड नहीं होती है, मेरे और भी तो रीजंस हो सकते हैं अपसेट होने के। आदिति जानती थी वो अभी सरासर झूठ बोल रही है, लेकिन वो राघव को यूं बाहर जर्मनी जाते हुए दुखी नहीं देखना चाहती थी। वो अच्छे से जानती थी कि सच क्या है और उसकी दुखी अपसेट होने का रीज़न क्या है और उस सच की छाया में वो कैसे खुश रह सकती है। अदिति, मुझे और कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। जिंदगी का हर पल खुशी से भरा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जी भर के जियो। मैं भी यही सोचकर जीता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें दुखी करके मैं खुश हूँ? नहीं, पहले मैं अकेला था, अब तुम मेरे साथ हो। सोचा था समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये समय भी तो ज़्यादा टाइम ले रहा है। अदिति को रिसीव करने शौर्य एयरपोर्ट आया हुआ होता है। भारत की इस राजधानी में आपका हार्दिक स्वागत है मामेश्री, पूर्णी साथ स्वीकार कर लीजिए। दोनों भी जोर से हंसते हैं और कार में बैठ के दोनों भी नंदिनी दी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दिल्ली की सबसे हाई सोसाइटी में नंदिनी दीदी की एक आलीशान और दिमागदार कोठी थी। गेट के अंदर प्रवेश करते ही वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ नाम दिखता है, शौर्य। चारों तरफ फैला हुआ इतना बड़ा वो गार्डन का लॉन, उसमें अलग अलग तरह के फूल और फल के पौधे कोठी की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। बड़ा सा स्विमिंग पूल, झूले, रंग बिरंगी फूलों की मदहोश करने वाली महक, उफ, क्या कहने नंदिनी दीदी के शान के। इसीलिए तो वो इतना इतराती है। सबरवाल मेंशन के सामने एक कोठी कुछ भी नहीं थी। आदिति मन ही मन में नंदिनी दी की अमीरी की और उनकी दिमागदार पर्सनालिटी की कायल होती है। सबरवाल मेंशन नंदिनी दीदी के इस कोठी के सामने कुछ भी नहीं था। उफ, क्या कहने नंदिनी दीदी के शान के, इसलिए तो वो इतना इतराती है। आदिति मन ही मन में नंदिनी दीदी की अमीरी की और उनकी दिमागदार पर्सनालिटी की कायल हो जाती है। वो पहली बार दिल्ली आई थी। वहाँ के लोगों का रहन सहन उसके यहाँ से काफ़ी अलग था, मॉडर्न था। आदिति को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। दिल्ली की सर्दी भी थोड़ी अजीब थी, दिन भर जाने का नाम ही नहीं लेती थी। अदिति को दिल्ली बहुत पसंद आया। नंदिनी ने उसे लाल किला, दिल्ली के सुपरमार्केट्स, चांदनी चौक, सफदरजंग रोड और बहुत सारे फेमस प्लेसेस पे विजिट करने वो दोनों भी साथ में चले गए थे। और जहाँ वो रहती थी वहाँ की जगह भी तो पॉश कॉलोनी थी। सच में सब कुछ कितना अच्छा था, बिल्कुल सपनों जैसा। नंदिनी दीदी का परिवार भी अच्छा था। भैया जी, नंदिनी दी के हस्बैंड सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए चले जाते थे। उनका ऑफिस घर से काफ़ी नज़दीक था। बहुत डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट किस्म के थे वो। प्यार से सब उन्हें भैया जी बोलते थे। ऑफिस स्टाफ से लेकर घर के बड़े बुजुर्ग, दोस्त, सब के सब उन्हें भैया जी बोलते थे। नंदिनी दीदी का पूरा दिन दोस्तों के साथ पार्टी, शॉपिंग, पिकनिक, क्लबिंग, इन सब में ही जाता था। बहुत कम टाइम वो घर पे रहती थी। शौर्य ने अपना खुद का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। वो भी अपने प्रोजेक्ट में बिल्कुल बिजी रहता था। आदिति ने दिल्ली आने के बाद शौर्य में एक बात तो नोटिस की थी कि वो नटखट और मस्तीखोर होने के साथ साथ इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन भी है। अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस रहता है। शादी में देखा हुआ शौर्य और अभी का शौर्य, ज़मीन आसमान का फर्क लग रहा था। गुमसुम रहता था
अपने काम के अलावा ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। ज़्यादातर टाइम उसका अपने प्रोजेक्ट पे ही रहता था। सबसे अलग अलग रहना उसे पसंद था शायद। अदिति उसके अंदर के वो बदलाव को बिल्कुल महसूस कर रही थी। उसे भी शायद एकांत ही पसंद था। अदिति को ये शौर्य का रूप बहुत पसंद आया। नंदिनी दीदी का अदिति को घूमने फिराने का काम बस 4 दिन में ही खत्म हो गया और वो अपने पार्टीज में फिर से बिजी हो गई। और अगर गलती से भी वो कभी घर पे रहती थी तो उनके फोन और फ्रेंड्स वो सब आते रहते थे। वो फिर दिन भर फोन पे ही बिजी रहती थी। कई बार नंदिनी आदिति को उनके साथ चलने के लिए इंसिस्ट करती थी, लेकिन आदिति को इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उन्हें बोलती भी थी, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, मैं घर पे ही ठीक हूँ, आप आपके दोस्तों के साथ प्लीज़ चले जाइए, मैं अपने किताबों के साथ ठीक हूँ। आदिति को किताब पढ़ने का बहुत शौक था और वो उन्हें अपने साथ लेकर आई थी। ढेर सारे किताबों के साथ वो वहाँ आई थी। अभी भी वो वही सोच रही थी, हर एक फैमिली का अपना एक कंफर्ट जोन होता है ना, कंफर्ट जोन में ही है। नंदिनी दी अपने पार्टीज और दोस्तों में एकदम मस्त रहती है। भैया जी को देखो, वो जैसे पूनम के चांद जैसे है। वो मॉर्निंग में चले जाते और रात में कब आके घर पे खाना खाकर सो भी जाते पता भी नहीं चलता। और शौर्य भी तो अपनी माँ पापा जैसा है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, अपने ही काम में बिजी रहता है। बस सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने तरीके से जियो। सबको अच्छे से पता है कि किसको क्या चाहिए। सबका अपना अपना नजरिया, अलग अलग व्यवहार, अलग विचार, किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं, किसी के लिए कोई अपनापन नहीं, कोई आत्मीयता नहीं। हो मन ही मन हंसती है। इससे अच्छा हमें देखो, अगर कांटा एक को लगता है तो दर्द से दूसरा कर रहता है। पैसा तो ज्यादा है नहीं, लेकिन प्यार और अपनापन बेशुमार है। आदिति को अपनी गरीबी पे ही प्राउड होने लगता है। राघव वहाँ जर्मनी में और मैं यहाँ, कहीं किसी चीज का कोई तालमेल नहीं। क्या ही जिंदगी है मेरी। उसकी उस हंसी में भी एक घनी उदासीनता थी।